स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। साथियों, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे और छोटा सा निवेदन है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी के सहयोग से ही कक्षा संचालित हो रही है। उच्च न्यायालय के बारे में बातचीत करेंगे, इसके गठन के बारे में बातचीत करेंगे, इसके प्रावधान के बारे में बातचीत करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बातचीत करेंगे, पद से हटाने के बारे में बातचीत करेंगे और एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय। पहले हम इनके बारे में सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं जिससे हमारा प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। अगर मैं ये कहूं कि उच्च न्यायालय का सबसे पहले प्रावधान कहाँ किया गया, अगर आप भारतीय संविधान को पढ़ते हो तो आपको पता है कि भारतीय संविधान को भागों में विभाजित किया गया है कि 1 नंबर भाग में किसका उल्लेख मिलता है, 2 में किसका मिलता है, 3 में किसका मिलता है, इसी प्रकार 22 भागों में किस किस का उल्लेख कैसे कैसे मिलता है, पूरी जानकारी मिलती है। साथियों, अगर आप भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 का अध्ययन करेंगे तो आपको उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं ये कहूं कि किस भाग से, भारतीय संविधान के भाग नंबर 6 से, अगर 6 नंबर के बारे में आप अध्ययन करोगे, भाग नंबर 6 के बारे में जानकारी जुटाओगे तो आपको वहां राज्य की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ये आपको प्रश्न पूछ ले कि राज्य के न्याय व्यवस्था के बारे में जो जानकारी मिलती है उनकी जानकारी कहाँ मिलती है, अगर भाग की बात आई तो भाग नंबर 6 में मिलती है। अगर ये पूछ ले कि हमारा जो संविधान अनुच्छेदों में बंटा हुआ है तो ये अनुच्छेद का जो प्रावधान किया गया है तो ये कहाँ किया गया है, तो हम ये कहें कि उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक किया गया है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 का अध्ययन करेंगे, 214 से लेकर 231 तक अध्ययन करेंगे तो हमें जानकारी ये प्राप्त होगी कि हमें उच्च न्यायालय के बारे में समस्त जानकारियाँ मिलती हैं। हम बात ये कर रहे हैं 214 से लेकर 231 तक। भाग की बात करें तो 6 और अनुच्छेद की बात करें तो 214 से 231 तक। साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उच्च न्यायालय हमारा टॉपिक है। इसके अलावा हम कुछ और भी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उच्च न्यायालय का प्रावधान कब किया गया था, या सबसे पहले उच्च न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को स्थापित किया गया था। अगर हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1861 का, कौन सा 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हो तो इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। मैं मेरी बात को पुनः दोहराता हूं, भारत शासन अधिनियम कौन सा 1861 का 1861 का भारत शासन अधिनियम था। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान किया गया था? इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत के अंदर 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बंबई, मद्रास में। कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह प्रावधान 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। साथियों, कुछ किताबें हैं, अपन कितनी ही बड़ी किताबें, अच्छी किताबें पढ़ ले, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने को छोटी किताबों में मिलता है। अगर आप NCERT की जो बुक है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की, अगर आप कक्षा 8 की भी अगर पढ़ते हो तो ये पूरी की पूरी जानकारी वहाँ विस्तार से लिखी हुई आपको मिलेगी। मैं ये कह रहा हूँ 1861 का भारत शासन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया। 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया, कलकत्ता, बंबई और मद्रास का। क्या 1861 में जो प्रावधान किया गया, इस प्रावधान के तहत 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई या नहीं की गई? तो इसका उत्तर है की गई। लेकिन एक प्रश्न ऐसे आया था कि 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और नीचे वर्ष लिख दिया, और वर्ष में अगर 1861, 1862, 1863, 1864 दिया हो तो इसका उत्तर क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ अधिनियम तो कब कौन सा है?
1861 का, लेकिन स्थापना की बात करें तो 1862 में हुई थी। 1 साल बाद इनकी स्थापना हुई थी। कुछ बातें हैं इनके बारे में हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में या भारत में उच्च न्यायालय का क्या क्या प्रावधान किया गया है, कितने उच्च न्यायालय हैं, किसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी, न्यायाधीशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम कुछ बिंदुओं को लिख लेते हैं ताकि हमें सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे हमारा अनुच्छेद की दृष्टि से देखें तो भी प्रश्न गलत नहीं हो, और हम इनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं इनके प्रावधान की। सबसे पहले उच्च न्यायालय का प्रावधान कैसे किया गया, क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया, और कभी कभी छोटा मोटा कमेंट भी कर दिया करो, जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं, कि आप लोगों का सहयोग बन रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इससे मुझे भी प्रेरणा मिले। मैं बात कर रहा हूं उच्च न्यायालय की, और उच्च न्यायालय में मैं पहले कुछ बातें लिख लेता हूं कि उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है सबसे पहले किया गया भाग नंबर 6 में। अगर उच्च न्यायालय का प्रावधान आपको जानकारी मिले तो प्रावधान कहाँ किया गया है, भाग नंबर 6 में। अगर आपको कोई पूछे कि उच्च न्यायालय के बारे में, अनुच्छेद के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, कौन कौन से अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी मिलती है, अनुच्छेद की बात करें तो आपको यहाँ लिखना है 214 से 231 तक। 214 से लेकर 231 तक भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है वो इनके बारे में जानकारी बताता है, उच्च न्यायालय के बारे में। अब मैं ये कहूँ भाग नंबर 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक किसकी जानकारी मिलती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपको पूछे कि राज्य की न्यायिक प्रणाली है इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, या मैंने आपसे पूछ लिया, तो इसका 2 उत्तर है कि भागों के बारे में चर्चा करें तो भाग नंबर 6 में, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो 231 तक, 214 से लेकर 231 तक। अब सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे साथ में आप भी लिखने की कोशिश करें। मैं ये कह रहा हूँ कि 1861 के भारत शासन अधिनियम, 1861 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। मैं मेरी बात को एक बार पुनः दोहराता हूँ कि सबसे पहले 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया और कहा कि भारत में 3 उच्च न्यायालय होंगे, और तीनों के बारे में जानकारी मिलती है। एक कलकत्ता के लिए बोला, एक बम्बई के लिए बोला, एक मद्रास के लिए बोला। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इनकी स्थापना 1861 में ही हो गई थी या इनकी स्थापना बाद में की गई थी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है, इनकी जो स्थापना है, इनकी स्थापना कब की गई, 1862 में। इनकी स्थापना 1862 में की गई। ये हमने पहली सामान्य परिचय, ये जानकारियों के बारे में चर्चा की। हम बात कर रहे हैं उच्च न्यायालय के बारे में, और उच्च न्यायालय में
हमने कहा कि भाग नंबर 6 में इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो 214 से लेकर 231 तक जानकारी मिलती है। अगर अन्य बात करें तो राज्य की न्यायिक प्रणाली के बारे में, इन दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। 1861 के भारत शासन अधिनियम के बारे में ये जानकारी मिलती है। अब हम बातचीत करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। ये तो पहले इनकी शुरुआत है, प्रावधान थे। अभी वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, पहले कितने थे, अभी कितने हैं, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। साथियों, ये अपन जो पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रतियोगिता दृष्टि से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जानकारी सही व सटीक दूँ। अब हम बातचीत कर रहे हैं वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कि वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, क्या उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया कि इनकी स्थापना कैसे की जाएगी, कैसे कौन करेगा, न्यायाधीश कितने होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो उच्च न्यायालयों के बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय माने जाते हैं। कितने? 25। अगर 25 माने जाते हैं तो आपको पूछे कि पहला व अंतिम कौन सा है। अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम उच्च न्यायालय अमरावती में स्थापित किया गया, जो आंध्र प्रदेश में है। ये 1 जनवरी 2019 को ये स्थापित किया गया, जो अमरावती में है। जो सबसे जो अंतिम माना जाता है, जो नवीनतम माना जाता है, वो ये है। वर्तमान की बात करें तो अभी कितने हैं? 25 हैं। आपको ये भी जानकारी होनी जरूरी है। इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो 2 बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और अगर बात करें नवीनतम की तो आंध्र प्रदेश में, अगर बात करें नवीनतम की, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं, और 25वां आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया। अब हम बातचीत करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं के बारे में, प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको यह कहता हूं कि एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा कि अनुच्छेद की बात करें तो 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी देता है। तो हम 214 से लेते हैं, 214 से लेकर क्रम से 231 तक एक एक अनुच्छेद का प्रावधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं ये कहता हूं, पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 214 के बारे में। 214 क्या कहता है? साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 यह कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये आ रहा है कि इसका मतलब आपने जो पढ़ाया पहले वो गलत पढ़ा दिया। 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो क्या पहले 29 राज्य थे, अभी 28 राज्य हैं? क्या फिर इसका मतलब है कि पहले 29 उच्च न्यायालय थे, अभी 28 उच्च न्यायालय है? लेकिन हमने तो यह कहा कि वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यह प्रावधान किया गया, लेकिन और उस लेकिन में एक ऐसा प्रावधान किया गया कि इसको हमने पूरा चेंज कर दिया। हम ये बात करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा।
इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन 1956 में एक संशोधन किया गया। कहानी ऐसे बनी कि जैसे संशोधन हुआ, संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया और उस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संसद चाहे तो संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। पहले तो प्रावधान ये था कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बाद में यह प्रावधान किया गया कि संसद चाहे तो या संसद के द्वारा एक उच्च न्यायालय में 2 राज्य आ सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आ सकते हैं, 2 राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश आ सकता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य आ सकता है। अगर आपको पूछ ले तो इस प्रकार का जो प्रावधान किया गया वो कब किया गया? 7वां संविधान संशोधन, और 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। कुछ बातें हम यहाँ लिख लेते हैं। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन, और उस लेकिन में ऐसा तोड़ निकला, इन्होंने ये कह दिया कि संसद के द्वारा, संसद के पहले 7वें संविधान संशोधन के बारे में लिख लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में यह प्रावधान किया गया कि अब क्या प्रावधान किया गया, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्य या संशासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। आपको ये बातें मतलब सरल और सामान्य लग रही है, लेकिन इसमें से काफ़ी प्रश्न है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इस चीज़ का प्रावधान कहाँ किया गया है? इस चीज़ का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 के तहत। अनुच्छेद 214 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में यह प्रावधान किया गया कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अब यह रही कि 2 राज्यों के लिए या संघ शासित प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो उसका नाम है संसद। ये शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ये शक्ति संसद को प्राप्त है कि वो 2 राज्यों के लिए और एक संघ शासित प्रदेश के लिए या 2 संघ शासित प्रदेश के लिए एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। यह प्रावधान किसको प्राप्त है? संसद को। अगर यह प्रावधान संसद को प्राप्त है, इस चीज़ की जानकारी मिलती है संविधान के अनुच्छेद 231 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में जो ये जानकारी मिलती है
कि भारतीय संविधान के अनुसार 231 यह कहता है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संघशासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अब हम बातचीत कर रहे हैं, पहले हमने पढ़ा प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, बाद में पढ़ा 2 राज्यों में या एक संघशासित प्रदेश में उच्च न्यायालय होगा, या इनसे अधिक भी राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। इसका मतलब यह है, साफ साफ पता चल रहा है कि भारत में राज्य 28 है, उच्च न्यायालय कितने हैं? संघशासित प्रदेश और भी है हमारे पास, फिर भी हमारे उच्च न्यायालय 25 है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे न्यायालय हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं, संघशासित प्रदेश हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय है। मैं उदाहरण के लिए आपके साथ में बात करूं तो मैं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में बात करूं कि चंडीगढ़ में स्थापित है। चंडीगढ़ क्या माना जाता है? संघशासित प्रदेश माना जाता है। चंडीगढ़ में अगर उच्च न्यायालय है तो क्या वो चंडीगढ़ के लिए है, क्या वो अन्य राज्यों के लिए है? तो चंडीगढ़ की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय है। आपको मैं पुनः बताता हूँ, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी देता हूँ कि चंडीगढ़ जो उच्च न्यायालय है उसका जो क्षेत्राधिकार माना जाता है वो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में माना जाता है। अब हम पहले एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यह है, इनके बारे में जानकारी इस पहले हम लिख लेते हैं, संयुक्त उच्च न्यायालय। संयुक्त उच्च न्यायालय कि किन किन राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय है उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। नंबर 1 की बात करें तो मैं यहाँ लिखूं चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। अब चंडीगढ़ उच्च न्यायालय संयुक्त उच्च न्यायालय माना जाता है, इसका मतलब इसमें शामिल कौन कौन है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। 3 क्षेत्र ऐसा है जिसका एक ही उच्च न्यायालय, उसका नाम है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉम्बे उच्च न्यायालय की, तो बॉम्बे जो उच्च न्यायालय है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? हम बात कर रहे हैं संयुक्त न्यायालय के बारे में। और संयुक्त न्यायालय ऐसा न्यायालय जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए किया गया है, उसको संयुक्त उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो हम बातचीत कर रहे हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय की। बॉम्बे उच्च न्यायालय में कौन कौन है? तो महाराष्ट्र है, गोवा है और दादर नगर हवेली भी मानी जाती है, और दमन व दीप। इसमें 4 हैं, कौन? महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली। ये इनका संयुक्त क्षेत्राधिकार का एक ही उच्च न्यायालय माना जाता है। मैं एक बार पुनः मेरी बात को दोहराता हूँ, हम बात करें संयुक्त उच्च न्यायालय की, और संयुक्त उच्च न्यायालय का मतलब है जो 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय है। और इसका मतलब यह हुआ जो है वो किसके लिए है? तो हमने चंडीगढ़ के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं बॉम्बे के बारे में। बॉम्बे में महाराष्ट्र शामिल है, गोवा शामिल है, दमन दीप शामिल है और नगर व दादर नगर हवेली शामिल है। इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बॉम्बे उच्च न्यायालय, ये भी संयुक्त न्यायालय माना जाता है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है, मैं उनका नाम लिख देता हूँ यहाँ। इसमें महाराष्ट्र शामिल है, इसमें गोवा शामिल है, इसमें दमन व दीप शामिल है, इसमें नागर व दादर हवेली शामिल है। इसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीप, नागर व दादर हवेली शामिल है। इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3। चंडीगढ़ के बारे में चर्चा कर ली, बॉम्बे के बारे में चर्चा कर ली। अब हमारा नंबर 3 है एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। साथियों, एर्नाकुलम उच्च न्यायालय के बारे में बातचीत करें तो ये उच्च न्यायालय कहाँ है, इसका क्षेत्राधिकार कितना माना जाता है? इस एर्नाकुलम
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार माना जाता है केरल व लक्षद्वीप। केरल व लक्षद्वीप का संयुक्त उच्च न्यायालय माना जाता है कौन सा? एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। इनके बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। नंबर 3 पर है एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। ये आपका एर्नाकुलम उच्च न्यायालय है। इसका जो संयुक्त क्षेत्राधिकार माना जाता है वो माना जाता है केरल व लक्षद्वीप का। केरल व लक्षद्वीप का इनका संयुक्त क्षेत्राधिकार माना जाता है। नंबर 4 की बात करें तो है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय भी संयुक्त उच्च न्यायालय माना जाता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें आते हैं तमिलनाडु व पुडुचेरी। तमिलनाडु व पुडुचेरी का संयुक्त उच्च न्यायालय है, उसका नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय। और मद्रास उच्च न्यायालय में कौन कौन आता है भाई? तमिलनाडु व पुडुचेरी। तमिलनाडु व पुडुचेरी का कौन सा है? मद्रास। साथियों कोई कमेंट भी कर दिया करो, मेरे को भी मोटिवेट मिले, या मैं ऐसे ही मारवाड़ी में कहावत है वैसे ही बक रहा हूँ, या आपको भी कुछ समझ में आ रहा है, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग अगर कमेंट करते हो तो मुझे भी इससे मोटिवेट मिलता है और अच्छा पढ़ाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, और मैं खुद इससे मोटिवेट होता हूँ। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और छोटा मोटा कमेंट भी डाल दिया करो यार, इतने क्या नाराज हो गए। हम बात करें नंबर 5 की। नंबर 5 पे है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक माना जाता है। तो अगर प्रश्न आए कि ऐसा उच्च न्यायालय जिसका क्षेत्राधिकार सर्वाधिक माना जाता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, इसके अलावा हम बातचीत करें गुवाहाटी के अलावा और भी ऐसे उच्च न्यायालय हैं, तो पहले गुवाहाटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। अगर हम बात करें गुवाहाटी में तो इसमें असम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, मिजोरम शामिल है, नागालैंड शामिल है। 4 ऐसे राज्य हैं जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अंतर्गत आते हैं। अपन हम बातचीत करते हैं कौन कौन से हैं। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है। चारों के बारे में यहाँ चर्चा लिख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुवाहाटी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और इसमें कौन कौन शामिल है भाई? इसमें हम बात कर लेते हैं। एक तो है असम, एक है अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा हमने पढ़ा था मिजोरम, और इसके अलावा एक कौन है? नागालैंड। ठीक है, अब नंबर 6 पे बातचीत करते हैं और उसका नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय है वो भी एक संयुक्त उच्च न्यायालय माना जाता है, जिसका क्षेत्राधिकार क्या है? कलकत्ता में है तो इसका मतलब पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल भी क्या है इसमें अंतर्गत शामिल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें शामिल है। तो ये है हमारा नंबर 6 पर उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय, और कलकत्ता में है पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान निकोबार। अब नंबर 7 पर और लास्ट, और जिसका नाम है श्रीनगर उच्च न्यायालय। कौन सा नगर? श्रीनगर उच्च न्यायालय। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं जम्मू कश्मीर व लद्दाख। जम्मू कश्मीर व लद्दाख। साथियों हम कुछ बातें कर लेते हैं। हम बात करें उच्च न्यायालय के बारे में
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 यह कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के लिए इसका गठन किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया गया है तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है कि ऐसा संसद कर सकती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत। तो संसद ने ऐसा कर दिया, 7 बार कर दिया। पहला चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ माना जाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसका महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, नागर व दादर हवेली माना जाता है। एर्नाकुलम उच्च न्यायालय केरल व लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, पुडुचेरी में आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड है। कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार है। श्रीनगर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। ये संयुक्त न्यायालय है जिसका प्रावधान किया गया है। अब हम बातचीत कर रहे हैं आगे के बारे में, और आगे हम एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते रहेंगे और साथ साथ में इनके प्रावधानों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। कोशिश तो यह है कि आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, पूरी अच्छी व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन आपकी मेहनत आप रंग लेके आएगी कि आप किस प्रकार की मेहनत करते हो। अब हम बातचीत करेंगे 214 के बारे में पढ़ लिया, 215 पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 215 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 यह कहता है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। कौन सा लेख होगा? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। साथियों, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है, एक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। इसके अलावा कोई भी न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं होता है। अब मैं बात करूंगा, और मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है, तो क्या इसका उत्तर आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? इसका उत्तर यह है, आपका कभी काम पड़ा होगा, आप कभी वकील के घर जाओ तो आप देखना उसकी ऑफिस में कुछ किताबें ऐसी बेंडिंग किताबें रखी हुई होती है। हर वकील के लगभग एक ऑफिस होता है और उस ऑफिस में किताबें ही किताबें रखी हुई होती है। क्या वो किताबें किसी लॉ की है या किसी अधिवक्ता की है या कोई निर्णय की है या वो कोई दिखावटी है या कोई प्रेम कहानियां है या कोई चुटकुलों की है, कोई कहानी की है क्या? साथियों, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उसको लिखित रूप में एक कॉपी तैयार होती है कि केशवानंद भारती वाद में कौन सा निर्णय दिया था, कैसे कैसे वाद हुए थे, कौन कौन से निर्णय दिए, पूरी उनकी किताबें बनती है और न्यायालयों के पास में आती है। उस किताबों को देखकर निर्णय दिया जाता है, देखा जाता है कि ये घटना एक बार इस उच्च न्यायालय में हुई थी और उस उच्च न्यायालय में इस घटना के लिए ये निर्णय दिया था। अब आप उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे याद रखोगे? तो वो किताबों के माध्यम से आपके पास में उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हो और उसके पढ़े हुए निर्णय को देख करके आप निर्णय दे सकते हो। इसका मतलब यह होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब यह होता है कि समस्त जो कार्यवाही है वो लिखित में होगी। समस्त जो उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है वो लिखित में होगी तथा अधीनस्थ न्यायालय के लिए ये साक्ष्य कानून के रूप में काम करता है। कौन? ये जो अपन जो कार्रवाई होती है, लिखित कार्रवाई होती है, बाद में एक कॉपी पहुंचाई जाती है और वकीलों के पास में एक कॉपियाँ होती हैं, इतनी इतनी बड़ी, इतनी मोटी कॉपियाँ होती हैं। वो पढ़ते हैं कि इस निर्णय में ये वाद हुआ था, ये इस निर्णय में ये बातें हुई थी, ऐसा निर्णय दिया गया था, ये ऐसी घटना घटी थी, उसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने अभिलेख न्यायालय है, उसके द्वारा दिए हुए वाद अन्य न्यायालयों के लिए काम करते हैं। उच्च न्यायालय जो उनके अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको ये वाद पहुंचाती है, उन वादों को वो देखकर निर्णय देते हैं। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 215 को महत्वपूर्ण टिक कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं 215 में क्या प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान क्या है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उच्च न्यायालय एक
अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब इसमें अभिलेख न्यायालय होता क्या है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही का संचालन लिखित होगा। कार्यवाही का संचालन क्या होगा? लिखित होगा। इसके अलावा क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लिखित होगा। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए साक्ष्य, अधीनस्थ न्यायालय के लिए साक्ष्य कानून अभिलेख के रूप में अभिलेख के रूप में काम आएगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 यह कहता है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है वो समस्त लिखित होगी और जो लिखी हुई बातें हैं वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए साक्ष्य के रूप में, कानून के रूप में काम आएगी, अभिलेख के रूप में काम आएगी। ये हमने ये प्रावधान पढ़ा है। ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 215 क्या कहता है? ऐसे पूछ ले कि उसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है, या उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इस चीज़ का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो होगा अनुच्छेद 215। और हमें पता है कि 215 में लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी समस्त कार्य का संचालन लिखित होगा और जो ये लिखित सामग्री होगी वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए साक्ष्य के रूप में, कानून के रूप में काम में ली जाएगी। अब हम इसी क्रम में आगे के अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आगे का अनुच्छेद क्या कहता है। अब आगे के अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 के बारे में अध्ययन कर लिया, 215 के बारे में कर लिया। अब हम 216 के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 ये कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होगा, या उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अगर आपको पूछ ले कि उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान कैसे किया गया है या गठन का प्रावधान किया गया है तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उस अनुच्छेद का नाम है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216। 216 ये कहता है कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, नियुक्ति कौन करेगा, इसकी जो सदस्य संख्या है कौन निर्धारित करता है, इनके बारे में कुछ बातें मिलती है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं पानी पीकर। अब हम बातचीत कर लेते हैं 216 के बारे में। 216 के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मिलती है कि उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, तो इसमें उत्तर में लिखा हुआ है उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों से साथ में मिलकर होगा। साथियों, अगर पूछ ले इसमें निर्धारित संख्या नहीं दी गई है, इसमें यही कहा गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर एक उच्च न्यायालय का गठन होगा और समय समय पर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब हमें पता है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तियां, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक निश्चित संख्या मिलती है, यहाँ निश्चित संख्या नहीं है, यहाँ इतनी संख्या मिलती है कि एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीश होंगे और इनसे मिलकर एक उच्च न्यायालय का गठन होगा। तो हम कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या प्रावधान जानकारियाँ मिलती हैं। तो हम ये कहते हैं, हम बातचीत करें अनुच्छेद 216 के बारे में, और 216 के बारे में बातचीत करते हैं। इसमें हमें जानकारी मिलती है उच्च न्यायालय के गठन की, उच्च न्यायालय के गठन की।
अब गठन किस प्रकार होता है, किस किस से मिलकर होता है, कितने न्यायाधीशों से मिलकर होता है। तो गठन में ये लिखा गया है कि उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश से मिलकर होगा, जिसकी नियुक्ति जिसकी मुक्ति नहीं, नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति करेंगे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 और 216 में जिस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है वो ये कहती है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा। तो हमने कहा उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश सहित एक प्लस अन्य न्यायाधीश जिनकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश से मिलकर होगा, लेकिन जिसकी नियुक्ति समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ दो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण कौन करता है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण कौन करता है। एक बार मैं प्रश्न पुनः दोहराता हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिए कि हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या का निर्धारण कौन करता है। इसका उत्तर यह है, तो मैं यहाँ उत्तर सहित लिख देता हूँ। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सा पति? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपको प्रश्न पूछ ले कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। और नंबर 2 में मैं कहूँ उच्चतम न्यायालय में, तो उच्चतम न्यायालय की बात आ जाए तो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या का निर्धारण संसद करती है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। जानकारी मिल गई, संसद करती है, यहाँ कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं आपको मौखिक बताता हूँ, लिखवाता कम हूँ, उनको भी आप नोट कीजिए कि उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की संख्या है इसका निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में संसद करती है। यह हमारा अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 216 है। अब हम बातचीत करेंगे आगे के अनुच्छेद के बारे में कि आगे का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 क्या कहता है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब 217 के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें मिलती हैं, इनके बारे में हम एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल कितना होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बातचीत कर लेते हैं 217 के बारे में। 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो इनके बारे में कुछ बातें हैं वो लिख लेते हैं, ये भी अच्छी बातें हैं,
हम बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 217 के बारे में। हमने 14 के बारे में अध्ययन किया, 15 के बारे में कर लिया, 16 के बारे में, मतलब ये 214, 215, 216, 217 पढ़ रहे हैं। 217 क्या कहता है? 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, ये 3 महत्वपूर्ण जानकारी है। ये कहाँ मिलती है? संविधान के अनुच्छेद 217 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 का जब अध्ययन करते हैं तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। पहले हम नियुक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम योग्यता के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, और हम आगे भी इसी प्रकार एक एक बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? साथियों, अगर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसमें कुछ एक पेचीदा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करते हैं, मैं एक बार मेरी बात को पुनः दोहराता हूँ, थोड़े आप इससे ध्यान से सुने कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। लेकिन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श किया जाता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। तो ये बातें पहले हम लिख लेते हैं, अच्छी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, 217 क्या कहता है? नियुक्ति कहता है। नियुक्ति तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, चाहे वो मुख्य हो या अन्य हो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय में अगर कोई न्यायाधीश बन के आए तो भी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और मुख्य न्यायाधीश बनकर आता है तो भी उसकी राष्ट्रपति करेगा। अब यहाँ हम लिख लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करें उच्च न्यायालय के, तो उसमें कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ विचार विमर्श किया जाता है। विचार विमर्श किया जाता है। इसके अलावा किसके साथ में किया जाता है? इसके अलावा किया जाता है, अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। ये तो है मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करनी है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। ये 2 के साथ में करता है। अब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो 3 लोगों से पूछेगा, संबंधित राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ में। तो हम यहाँ लिख देते हैं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा पति? राष्ट्रपति। और राय किससे ली जाती है? तो हम यहाँ लिख देते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल से,
इसके अलावा किसके साथ में ली जाती है, तो हम यहाँ लिख देते हैं संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के, या मैं इसे उच्चतम भी लिख देता हूँ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 217 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, और इसके अलावा योग्यता के बारे में, कार्यकाल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। नियुक्ति के बारे में बातचीत करें तो नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ में विचार विमर्श किया जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाएगा। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श किया जाता है। ये हमने सामान्य बातें नियुक्ति के बारे में पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या कहती है। योग्यता की बात करें तो इतना बड़ा न्यायिक पद होने के बाद में योग्यता मात्र और मात्र कितनी है, 2 है। और दोनों योग्यता बहुत ही कम लोग, 2 योग्यता है, ये दोनों योग्यता बहुत कम लोगों के पास में पाई जाती है। करोड़ों की जनसंख्या होती है तब किसी एक व्यक्ति के पास में ये योग्यता पाई जाती है। यह नहीं है कि 2 योग्यता है वो आम नागरिक सब में पाई जाती है। हम बातचीत करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में, और 217 के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पढ़ ली। अब हम पढ़ देते हैं योग्यता। मैंने आपको कहा कि 2 ही योग्यता है। जो 2 योग्यता अगर वो व्यक्ति में किसी में पाई जाती है तो उसको उच्च न्यायालय के मुख्य अपने न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कौन सी योग्यता? एक योग्यता जितने भी भारत में लोगों ने जन्म लिया है सबके पास में योग्यता है। पहली योग्यता जिस व्यक्ति ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है उस व्यक्ति में योग्यता पाई जाती है। और दूसरी योग्यता जो नंबर 2 की जो योग्यता है वो करोड़ों की जनसंख्या में व्यक्तियों में पाई जाती है, जो 1-2 व्यक्तियों में ही पाई जाती है। तो हम यहाँ दोनों योग्यताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली योग्यता है भारत का नागरिक, और यह तो भारत का नागरिक योग्यता तो जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वो सब में पाई जाती है। नंबर 2 की जो योग्यता है वो योग्यता ये कहती है कि किसी उच्च न्यायालय में पिछले 10 वर्ष से अधिवक्ता हो। पिछले 10 वर्षों से पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता। कौन सा वक्ता हो? अधिवक्ता हो। मैं ये कह रहा हूं कि उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश बनना है तो आपके पास में 2 योग्यता होनी आवश्यक है। दोनों योग्यता में से एक योग्यता तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 की योग्यता है कि पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता हो। 10 वर्षों से क्या हो? किसी अधिवक्ता ने 10 वर्षों से क्या हो? अधिवक्ता हो। अब हम बात करें नंबर 2 की, तो यहाँ लगा दो या में वापस नंबर 2 लिख लेते हैं। और ये लिखी गई है कि पिछले वो व्यक्ति जो योग्य आता है भारत में कम से कम 10 वर्षों से न्यायिक पद धारण कर रखा हो। भारत में 10 वर्षों से न्यायिक पद धारण कर रखा हो। ये योग्यता है। अगर प्रश्न आ जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं का प्रावधान कहाँ किया गया है,
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 तीन बातों के बारे में जानकारी देती है, नियुक्ति के बारे में, योग्यता के बारे में और कार्यकाल के बारे में जानकारी देता है। अगर हम बातचीत करें नियुक्ति की तो हमने पढ़ ली, और योग्यता के बारे में बातचीत करें तो अनुच्छेद 217 यह कहता है भारत का नागरिक हो, और नंबर 2 में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता हो या भारत में 10 वर्षों से न्यायिक पद को धारण कर रखा हो। ये जो योग्यता है वो योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है। अब हम बातचीत कर लेते हैं कार्यकाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना माना जाता है। साथियों, कार्यकाल के बारे में बातचीत करें तो इनकी न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कौन सी आयु का? न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, एकमात्र अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है। तो पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं क्या प्रावधान किया गया है। हम बातचीत कर रहे हैं 217 की, और 217 के बारे में नियुक्ति के बारे में हमने चर्चा कर ली, हमने योग्यता के बारे में चर्चा कर ली। अब हम कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यकाल के बारे में अगर चर्चा करें तो कार्यकाल में पहली बात तो यह है कि न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं। तो अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है। तो अधिकतम ये किया गया है कि जो न्यायाधीश होता है वो 62 वर्ष की उम्र तक काम कर सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष की गई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। कितने वर्ष हैं? 62 वर्ष है। कार्यकाल के बारे में बातचीत करें तो न्यूनतम आयु का यह नहीं कि उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष होनी चाहिए। कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। और अधिकतम की कितनी है? 62। और 62 वर्ष का जब व्यक्ति हो जाता है तो उसको सेवानिवृत्ति दी जाती है। अब हम बातचीत करेंगे और प्रावधानों के बारे में। प्रावधानों के बारे में ये आपका एक प्रश्न होना चाहिए कि आपको क्या पता इनकी आयु 62 वर्ष की गई है, और आपको क्या पता कि पहले कितनी थी, अब कितनी है, आगे कितनी होगी। कौन आयु का निर्धारण करता है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, पहले कितनी थी, अब कितनी है, आगे कितनी हो सकती है। साथियों, अगर हम बातचीत करें 15वां संविधान संशोधन, और 15वां जो संविधान संशोधन है वो 1963 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से 2 प्रावधान किए गए थे। कौन कौन से प्रावधान? एक तो ये किया गया कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उसकी जो आयु का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श करके किया जाएगा। जो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन विचार विमर्श किससे करेगा? मुख्य न्यायाधीश। कौन से? उच्च न्यायालय के नहीं, उच्चतम न्यायालय के। इसके अलावा पहले जो न्यायाधीश होते थे उन न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 60 वर्ष थी। ये 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई, और ये जो 62 वर्ष की गई, अभी 65 का प्रावधान चल रहा है लेकिन हुई नहीं है, 62 वर्ष की गई। ये भी 15वां संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। तो अब हम इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं। तो अगर आपको पूछ ले कि 60 से बढ़ाकर 62 कब की गई, या आयु का निर्धारण कौन करता है, तो आयु का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ में विचार विमर्श करके। तो ये हम पहले 15वां संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं। 15वां संविधान संशोधन, इसमें 2 प्रावधान किए गए थे, और यह संशोधन हुआ था 1963 में। 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान ये किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण
राष्ट्रपति के द्वारा आयु का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके किया जाता है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इस संशोधन के माध्यम से दो प्रावधान किया गया था कि जो आयु का निर्धारण है उच्च न्यायालय के जो राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। इसके अलावा नंबर 2 जो प्रावधान किया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की। आपको पूछ ले कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी आयु का निर्धारण कौन करता है, तो उत्तर आना चाहिए राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति आयु है पहले 62 वर्ष थी और 62 से बढ़ाकर 65 की गई थी। ये कब की गई, तो ये 15वां संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। और ये संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो ये संविधान संशोधन हुआ था 1963 में। साथियों, आप सभी का स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ सरस्वती। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।